हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपकी जो यूनिट रनिंग में है एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, इसमें लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 23 तक अपन चैप्टर नंबर 15 में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उस लॉस के पीछे रीजन्स क्या क्या है, वहाँ तक का स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वे कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से अपन बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें, और मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस तरीके से करें। तो दो सिंपल से क्वेश्चन हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए और हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब देखो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मैनी ऑब्वियस एंड मैनी नॉट ऑब्वियस रीजन है। कई सारे एकदम क्लियर भी हैं और कई रीजन बच्चों क्लियर भी नहीं है, लेकिन बट all are equal importance। लेकिन सभी क्या रखते हैं बच्चों? इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देयर आर मैनी ऑब्वियस एंड नॉन ऑब्वियस रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बट ऑल आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जो रीजन्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट इज नैरोली यूटिलिटेरियन aspect. Second, broadly utilitarian aspects. And third is ethical aspect। तो बच्चों, रीजन जो हैं उनको 3 टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और इथिकल। इथिकल एस्पेक्ट। देखो बच्चों, अब नैरोली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट किनको कहा जाएगा? जिनका डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने को नेचर से या बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, जिनका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है या जिनसे अपने को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज के वो होते हैं जिनसे अपन डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। तो नेचर से मिलने वाले वो सभी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हों और सीधा उनसे अपन अर्निंग ले सकते हैं, जिनकी वैल्यू डिसाइड की जा सकती है, उनको बच्चों अपन इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब इसके जैसे अपन एग्जाम्पल देखें। देखो, फर्स्ट इज
फूड, फूड खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बच्चों नैरोली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स में कंसीडर की जाएगी, चाहे से वो सीरियल्स अनाज हो, पल्सेस दाल, वेजिटेबल हैं, फ्रूट, ये सब चीज़ें बच्चों इस कैटेगरी में कंसीडर की जाएगी। सेकंड, फायरवुड, जलाने के लिए जो लकड़ी होती है जिसका अपन एज ए फ्यूल यूज में ले सकते हैं, वो भी बच्चों इसी में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड, फाइबर्स, वेरियस टाइप के इकोनॉमिक फाइबर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज के होते हैं। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कई सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो अपने को नेचर से या बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन्स एटसेट्रा, ये सब बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जो कि अपने को नेचर से या बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। और लास्ट अपन बता सकते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट। क्या बता सकते हैं बच्चों? मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो अच्छी तरह से समझ लो, इकोसिस्टम के, नेचर के, बायोडाइवर्सिटी के वे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिनसे अपने को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जिनसे अपन अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा बच्चों नैरोली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स में, उसको कंसिडर करेंगे। आगे बात, जिनकी अपन वैल्यू डिसाइड कर सकते। अब देखो, मेडिसिनल प्रोडक्ट की बच्चों अगर अपन बात करते हैं, मार्केट में टोटल अवेलेबल जो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, अप्रोक्स 25% प्लांट प्रोडक्ट से या प्लांट से ऑब्टेन की जा रही है। ठीक है, और भी अभी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की डिस्कवरी होना बाकी है। बाकी अभी भी अपन ये मान सकते हैं वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें, अप्रोक्स 25% मेडिसिन obtained from plant products और medicinal plants। नेक्स्ट, सेकंड है बच्चों ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स। इसमें इंक्लूड की जाती है इकोसिस्टम सर्विसेज। किस चीज को इंक्लूड करते हैं बच्चों? इकोसिस्टम सर्विसेज। या अपन ऐसा मान सकते हैं इकोसिस्टम की, नेचर की वो सभी सर्विस जिनकी वैल्यू नॉट डिसाइडेड, जिनकी अपन वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। भाई यहां तो बता दिया डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, लेकिन मनी की फॉर्म में, रुपए पैसे की फॉर्म में जिनकी वैल्यू अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो इकोसिस्टम की सर्विसेज होती हैं, उनको अपन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल अपन देखें। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। अब सोच के देखो बच्चों, अगर डेली अपन देखें एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सोच के देखो रोजाना कितनी ऑक्सीजन को यूज ले लेता है। ठीक है, अब अपनी इस पूरी अर्थ के ऊपर कितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऑक्सीजन यूज लेते हैं, और उसके अलावा इतनी लाखों करोड़ों स्पीशीज है प्लांट की और एनिमल्स की। तो शायद अपन एक सर्विस का भी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, एक ऑक्सीजन की भी वैल्यू अपन डिसाइड नहीं कर सकते, जो कि डेली लिविंग बींग्स के लिए यूज ली जाती है, जो कि नेचर या इकोसिस्टम उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, पीछे बच्चों अपन पढ़ चुके हैं जो ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं, एकदम डेंस हैं, और बच्चों खूब ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ भी रखा है
ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट जो हैं उनको बच्चों लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। एनवायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन है उसका अप्रोक्स 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब सोच के देखो, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है सोयाबीन की एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, वैसे ग्रासलैंड, एनिमल फार्म, कैटल, इन सब के लिए चारागाह बनाने के लिए उनकी कटिंग की जा रही है, उनको क्लीन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेकंड अपन सर्विस देखें जिसकी वैल्यू डिसाइड नहीं की जा सकती, वो है बच्चों पोलिनेशन। वो क्या है? पोलिनेशन। अपन जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स या मोस्ट ऑफ जो प्लांट जिनमें भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक बच्चों बायोटिक एजेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, भले ही वो कोई बर्ड हो, इंसेक्ट हो, रेप्टाइल हो, मैमल हो, कोई भी हो, मोस्ट ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में बायोटिक एजेंट एज ए पोलिनेटर रिक्वायर्ड होता है। अब सोच के देखो बच्चों, फ्रूट, सीड जो भी हैं ये सब फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं और पोलिनेशन प्रोसेस वेरी वेरी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पोलिनेशन जब पॉसिबल होगा तब ही तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोडक्ट मिल पाएंगे। तो जो भी इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, जो भी पोलिनेशन करवाते हैं, तो बच्चों उस पोलिनेशन के एवज में अपन कोई डिजिट, कोई फीस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और थर्ड चीज अपन देख सकते हैं बच्चों, एस्थेटिक प्लेजर। नहीं, अभी जैसे मान लो अपन मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं, सुबह सुबह मान लो किसी गार्डन में, कहीं खेत खलियान के आसपास मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और एकदम नेचुरल सीन देख के अपना मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हैं, बुलबुल बर्ड सिंगिंग कर रहा है मॉर्निंग टाइम पर गार्डन के अंदर, ठीक है, तो अपने को एक अच्छी फीलिंग आती है, देखकर महसूस करके खुशी होती है। तो ये सब बच्चों इकोसिस्टम की सर्विस है जो कि अपने को मिल रही है, जिसकी अपन कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों इथिकल एस्पेक्ट। अगर अपन मान लो ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, या सिंपली ऐसा मान लो आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, या आफ्टर ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, हम अपने साथ में बहुत सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इन सब की स्पीशीज के साथ में भी रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जिस हैबिटेट में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अपन अलग अकेले रहते हैं, अपने साथ में प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोब्स की खूब सारी स्पीशीज सर्वाइव करती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब बच्चों हर स्पीशीज का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, हर स्पीशीज का नेचर में एक अपना रोल होता है, हर स्पीशीज नेचर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये बच्चों एज ए फिलोसॉफी टाइप मान लो या रिलीजियस मान लो, अपने धर्म में हैं दार्शनिक साधु महात्मा वाला कंसेप्ट मान लो, अपनी ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, अपनी ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि हर प्लांट, हर एनिमल अपनी नेचर के लिए, अपने इकोसिस्टम के लिए, अपने बायोस्फीयर के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, उनको अपन एक हेल्थी बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करके और चले कि भाई जो भी अपने एंसेस्टर थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट किया और हमको एक ग्रेट अच्छी नेचुरल वेल्थ वो प्रोवाइड करवा के गए हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों किस में आ जाएगी? इथिकल एस्पेक्ट में। तो ये रीजंस हो गए जिनकी वजह से अपने को बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना चाहिए। अब मेथड्स क्या क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, अपन बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किन किन मेथड से कर सकते हैं, उनकी बात अब अपने को करनी है।
देखो बच्चों, मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, एंड सेकंड इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन, एक तो है बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑन साइट, ऑर्गेनिज्म जिस नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है, जहां पर पाया जाता है, उसको उसी ही नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसी को कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो ध्यान देंगे, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड इन इट्स ओन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना, उनको वहीं पर कंजर्व करना, इसको कहा जाता है बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन की जब बात होगी, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रोटेक्ट और कंजर्व इन another habitat created by human beings, and in ह्यूमन केयर। ठीक है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज अलग हैबिटेट में, उनके नेचुरल हैबिटेट से अलावा दूसरे हैबिटेट में कंजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वो हैबिटेट ऐसे मान लो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है। तो कंसेप्ट क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में मिलता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसको वहीं प्रोटेक्ट किया जाए, इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से पिक कर लिया जाए, वहां से अलग कर लिया जाए, हटा लिया जाए और किसी एनोदर मैन मेड हैबिटेट में ह्यूमन केयर में रखा जाए, प्रॉपर मेंटेनेंस में रखा जाए, उसको कहा जाता है बच्चों एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो दीज आर 2 मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इसमें कौन कौन से तरीके हैं ये अपन देखते हैं बच्चों। इन सीटू कंजर्वेशन में ऐसे मान लो फर्दर 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हॉट स्पॉट एंड सेकंड इज प्रोटेक्टेड एरियाज। First is hot spot and second is protected areas. Protected areas are following 4 types. Protected areas are following 4 types. First is national parks. Second is
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व एंड फोर्थ इज स्कैर्ड ग्रोव्स। सेकेंड ग्रोव्स। तो ये बच्चों 4 हो जाएंगे प्रोटेक्टेड एरियाज और इनके अलावा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ये सारे के सारे तरीके अपन इंक्लूड करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें, ध्यान दो बच्चों, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, सीमन बैंक एटसेट्रा। ये सारे के सारे बच्चों स्ट्रेटेजीज हो जाएंगी एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक बेसिक आउटलाइन मैंने बता दी। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है वो अपन ने देख लिया। ये इन सीटू कंजर्वेशन के स्ट्रेटेजीज हैं, तरीके हैं, और ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के तरीके। अब एक एक का अपन बच्चों स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीटू कंजर्वेशन, और इन सीटू कंजर्वेशन का भी पहला मेथड है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। देखो बच्चों, अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट स्पेसिफिक एरियाज वेयर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस प्रेजेंट। ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड ग्रेट डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। मतलब ऐसे एरिया जहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है और वो स्पीशीज हाई लेवल की एंडेमिज्म शो करती है। इट मींस वो स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसके अलावा वो स्पीशीज कहीं पर प्रेजेंट नहीं होती। इससे मतलब क्या लगाना है बच्चों? स्पीशीज नॉट फाउंड अनोदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर ना पाई जाए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स और एरियाज वेयर हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड एंड स्पीशीज शोज ग्रेट डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। इट मीन्स species of hot spot not found in other places।
दूसरी जगह पर बच्चों वो प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसी कुछ जगह होती है, उनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखो बच्चों, इन स्टार्ट, बिगिनिंग में, इन द वर्ल्ड, इन स्टार्टिंग में 24 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाइड एंड 9 एडेड। बाद में बच्चों 9 और ऐड किए गए। तो एट प्रेजेंट 25, एट प्रेजेंट 34 हॉट स्पॉट फाउंड इन वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है बच्चों? 34। और इन 34 में से 3 प्रेजेंट इन इंडिया। 3 प्रेजेंट इन इंडिया। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, सेकेंड इज इंडो बर्मा श्रीलंका रीजन, एंड थर्ड इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा श्रीलंका रीजन और ईस्टर्न हिमालयन, ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बच्चों अपने इंडिया में प्रेजेंट। अब देखो, बहुत ज्यादा हाई रेट से बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है बच्चों, किन में से? हॉट स्पॉट में से, क्योंकि यहां पर स्पीशीज ज्यादा है। मतलब ए बल्क बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्लेसेस ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगह भी होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि वहां पर स्पीशीज पहले से बहुत ज्यादा प्रेजेंट। अब देखो, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो टोटल 34 हॉट स्पॉट प्रेजेंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो बच्चों, टोटल एरिया कवर्ड बाय 34 हॉट स्पॉट लेस देन 2% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उन सबका अगर टोटल किया जाए तो अर्थ के टोटल लैंड एरिया के 2% से भी कम है, लेकिन वेरी मोर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट। लेकिन बच्चों, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो जिस हिसाब से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है हैबिटेट लॉस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, अगर केवल अपन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई कर लें और उनको भी प्रोटेक्ट कर दें, उनको भी अगर कंजर्व कर दें, तो अप्रोक्स 30% रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकम क्लियर। ऐसे मान लो बच्चों कि 30% तक कमी लाई जा सकती है, रिड्यूस किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, केवल किससे? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से। तो बच्चों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का 2% से भी कम है, लेकिन केवल हॉट स्पॉट को अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो बच्चों, जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको अपन 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं।
क्लियर। ये तो बच्चों इन सिटू कंजर्वेशन का पहला मेथड हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब अपन देखते हैं सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो बच्चों प्रोटेक्टेड एरियाज टेरिस्टीरियल और एक्वेटिक रीजन्स हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आर टेरिस्टीरियल और एक्वेटिक रीजन्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट विथ सम रूल्स और रेगुलेशन। कुछ रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा किसी टेरिस्टीरियल या एक्वेटिक रीजन को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, इसी चीज को कहा जाता है बच्चों प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरिया में फर्स्ट है बच्चों नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखो बच्चों अपने एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि अपने इंडिया के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क है, लेकिन अगर अपन बात करें अप्रोक्स जुलाई 2015 की, तो जुलाई 2015 तक 103 इन इंडिया। नेशनल पार्क का कितना नंबर था बच्चों इंडिया में? 103 नेशनल पार्क इंडिया में बन चुके थे। तो नेशनल पार्क ऐसे एरियाज होते हैं सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि साहब इतनी पेरीफेरी में या इतने सरफेस एरिया को नेशनल पार्क जैसे अनाउंस करना है, और वहाँ के जितने भी प्लांट्स, जितनी भी एनिमल स्पीशीज है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन बनाकर। सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी है मनोरंजन, घूमना फिरना, शिकार वगैरह करना, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है बच्चों नेशनल पार्क में। आपने नाम सुना होगा बच्चों, जो उत्तराखंड है वहां पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसके अलावा बहुत ही फेमस है अपने राजस्थान में है बच्चों रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि फेमस है टाइगर्स के लिए। और सुना होगा आपने केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में सिचुएटेड है, कान्हा नेशनल पार्क, वो भी बच्चों टाइगर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क वो बंगाल टाइगर, बंगाल में है, एकदम श्योर नहीं हूँ मैं, काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर। तो ये तो नेशनल पार्क की कहानी हो गई। सेकंड देखो बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अप्रोक्स इन इंडिया 537। ठीक है। तो बच्चों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है यहां पर कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है एनिमल स्पीशीज को, या अपन कह सकते हैं बच्चों फ्योना, एनिमल स्पीशीज को यहां पर कंजर्व किया जाता है। और यहां पर बच्चों परमिशन से ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। नहीं, नॉर्मली परमिशन लेके मान लो थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी और ये सब चीज़ें काटना पेड़ पौधों को हैं, और रिसर्च मान लो, कोई एजुकेशनल पर्पज जैसे मान लो, इन चीज़ों की परमिशन से ये चीज़ें वहाँ पर अलाउ होती है। ठीक है। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है इन पर बच्चों स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाना, जनरली ये काम जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखो बच्चों, इसमें थर्ड बायो स्फीयर रिजर्व।
देखो बच्चों, ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट था, ध्यान से समझना, यूनेस्को 1975 एक प्रोग्राम बनाया था बच्चों, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत बच्चों ये कंसेप्ट निकल कर आया था बायोस्फीयर रिजर्व का। अब देखो, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती, देखो बच्चों होता क्या है, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना दिए, एक बड़े एरिया को, एक बड़ी बाउंड्री को, बड़ी पेरीफेरी को प्रोटेक्ट कर दिया। अब बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, है ना, ट्राइबल पीपल हैं, वो वहां पर रहते हैं। अब वो बच्चों इस चीज को अपोज करते हैं, नहीं, वो जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, वो बच्चों उनके घर हैं, वो वहां पर रहते हैं। अब वो इस गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को वो अपने ऊपर पाबंदी मानते हैं कि हमारे घरों को, हैं, हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को गवर्नमेंट छीन रही है। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट और वहां के जो रेजिडेंट ट्राइबल पीपल्स है उनका मिला जुला कार्यक्रम है। उन्हीं को कहा गया कि आपको यहां से हम रिमूव नहीं करेंगे, आप यहां पर रहो, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, मेडिसिनल फैसिलिटीज हो सकती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज जैसे हो सकती है, बदले में आपको उन फॉरेस्ट को, उन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो ऐसा जो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का और वहाँ के ट्राइबल पीपल्स का, कम्युनिटीज़ का, उसको कहते हैं बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसी टोटल 18 लोकेशंस, 18 प्लेस अपने इंडिया के अंदर प्रेजेंट है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यूनेस्को के ट्राइंग से 1975 में MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इनको बनाया गया था। क्लियर? अब देखो बच्चों, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों 3 जोन होते हैं। ये ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो। जो सबसे इनर पार्ट है, सेंट्रल जो पार्ट है, इसको कहते हैं बच्चों कोर जोन। आउटसाइड ऑफ कोर जोन बफर जोन, ठीक है। और सबसे जो आउटर पेरीफेरी होती है, बफर जोन के बाहर जो होता है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिशन जोन। तो बच्चों सेंट्रल जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, कोर जोन, उस कोर जोन में किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पर अलाउ नहीं किया जाता, चाहे वो जंगल काटना हो, शिकार खेलना हो, मनोरंजन, सैर सपाटा, कुछ भी वहां पर अलाउ नहीं होता। जो बफर जोन है, इस बफर जोन में बच्चों परमिशन से रिसर्च एक्टिविटी हो सकती है, कोई एजुकेशनल एक्टिविटी हो सकती है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए परमिशन से जाया जा सकता है। किसमें? बफर जोन में। ये सबसे आउटसाइड वाला जो ट्रांजिशन जोन होता है, ये सबसे आउटसाइड वाला ट्रांजिशन जोन ह्यूमन सेटलमेंट जोन होता है। ह्यूमन सेटलमेंट जोन होता है। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनको इस ट्रांजिशन जोन में रखा जाता है। तो बच्चों इस पूरे रिजर्व को भी वो प्रोटेक्ट रखते हैं, गवर्नमेंट भी वहां पर पार्टिसिपेट करती है और बदले में उन ट्राइबल पीपल्स को गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाती है। अब देखो इससे कई फायदे हो गए। जो ट्राइबल पीपल हैं वो, उनको भी एजुकेशन मिलेगी, उनको भी मॉडर्न मान लो फैसिलिटीज मिल जाएगी, उनके बच्चे भी पढ़े लिखेंगे। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये एजुकेशनल पर्पज, रिसर्च पर्पज, ये सब भी पूरे हो सकते हैं। और साथ साथ बच्चों यहाँ पर
ये जो ह्यूमन सेटलमेंट जोन होता है, यहाँ पर ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज को काम में भी ले सकता है। तो एक मिला जुला प्रयास होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और लास्ट है बच्चों सैकेड ग्रोव्स। देखो बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अगर मान लो कोई जगह है, कोई प्लांट है, जनरली अपन मान लो हिंदू रिलीजन की बात करें तो किसी चीज को बचाना है तो उसको पूजनीय बना दो, रिलीजियस नहीं पढ़ते अपन, जैसे अपने हिंदू परंपराओं के अनुसार तुलसी का जैसे प्लांट होता है, पीपल जैसे ट्री है, तुलसी का प्लांट है, पीपल है, खेजड़ी है, आंवला है, तो इनकी बच्चों अपन पूजा करते हैं, उसकी वजह से इनको कोई काटता नहीं है, छेड़ता नहीं है, ऐसे मान लो बचे हुए रह जाते हैं। तो अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है, ठीक है, जहां पर ऐसे मान लो आध्यात्मिक मान लो या रिलीजियस उनके पीछे एस्पेक्ट है, उसकी वजह से बचे हुए। अभी जैसे मान लो मेघालय की अपन बात करें, खासी एंड जयंती हिल्स हैं, वो स्केड ग्रोव्स के एग्जाम। अपनी राजस्थान की अपन बात करें, अरावली हिल्स है, एमपी में है, चंदा है, बस्तर है, सरगुजा है, वो सब इनके एग्जाम्पल। आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल देखा होगा बच्चों, पुष्कर झील, अजमेर सिटी के आसपास पुष्कर झील है, वहां पर जैसे मान लो पूजा की जाती है, तो पूजने की वजह से, रिलीजियस इंपॉर्टेंस होने की वजह से भी वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी लेक मान लो, कोई पोंड मान लो, कोई फॉरेस्ट मान लो, कोई हिल मान लो, जो रिलीजियस बना दिया जाए, जिसकी पूजा अर्चना की जाए, उसकी वजह से वो बच जाए, उसको कहा जाता है सैक्रेड ग्रोव। ये सारे तरीके बच्चों अपने कंप्लीट होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के। अब जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, रेड डाटा बुक वगैरह, वो सब चीज़ें बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।